तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड एग्जाम बाई एमआरबी सर 2024 में। ठीक है ना। आज इसके पहले तो आपका एमआरबी की मायावी क्लास था, तो मैंने इसको चेंज किया है अभी और ये रखा कि वो काफ़ी लंबा नाम था। तो बोर्ड एग्जाम बाई एमआरबी सर में सबसे पहला चैप्टर देखिए, क्लास 10th का वीडियो अपलोड हो रहा है। पहला लेक्चर है। इसके पहले मैं पुराने वीडियो में काफ़ी लेक्चर अपलोड किया हूँ। सो दैट अब स्टार्ट किया जा रहा है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 बाय 1 आपके 15 चैप्टर को मैं कवर कर दूंगा बोर्ड एग्जाम के पहले। और पहली बात ध्यान दीजिएगा, मैं पहले क्लास में आपको सारे कंसेप्ट चैप्टर 1 के करवाऊंगा कि चैप्टर 1 के सारे कंसेप्ट, फार्मूला एंड तरीके, मेन तरीके क्या हैं चैप्टर 1 में, सब करवाया जाएगा। तो फिर इसके बाद सारे प्रश्न करवाए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि आपको वही प्रश्न करवाए जाएंगे जो बोर्ड नई नीति शिक्षा अनुसार के अंतर्गत ये लागू है। फालतू क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे, ठीक है ना। तो जो आपके बोर्ड में आएंगे सादे, तो ये करवाने के बाद मैं आपको विद्या क्वेश्चन बैंक भी करवा दूंगा, हैंड अनसॉल्व पेपर भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले वास्तविक संख्या को समझते हैं। ये हमारा चैप्टर 1 का है। तो ऑल कंसेप्ट हम समझेंगे इन वन वीडियो। ओके, तो सबसे पहली बात बताइए हमें वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। सबसे पहली बात, अब बात ये फंस जाती है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। अब सारी बातें इस पे हम करेंगे और इसको पढ़ने से हमारी कौन सी प्रश्नावली खत्म होगी ये मैं बता दूंगा आपको। ठीक है ना। किताब लेकर बैठ जाइएगा, कॉपी किताब लेके लिखते जाइएगा साथ ही साथ। ठीक है ना। तो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं चैप्टर को, हालांकि जो ऑफलाइन पढ़े तो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े हैं उसको करते रहिएगा। तो वास्तविक संख्या, तो सबसे पहली बात, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी अगर मैं डिफिनेशन ऑफ रियल नंबर की बात करूं, ठीक है ना, ये चैप्टर का नाम इंग्लिश बोलेंगे तो रियल नंबर है, रियल नंबर। ठीक है ना। इसका नोटेशन क्या होता है, आर होता है। किस अक्षर से लिखते हैं, आर से। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो बस रियल नंबर यही है, परिमेय और अपरिमेय। अब पूरी बात आपको इसे, अच्छा इसे किससे लिखते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। किस लेटर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, आपको पता रहना चाहिए। अब रियल नंबर दो प्रकार के हो गए, परिमेय और अपरिमेय। तो सबसे पहली बात हम बात अब करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। आखिर परिमेय संख्या क्या चीज होता है, तो देखिए परिमेय संख्या आप पढ़े हैं कि जैसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू पूर्णांक हो उसे परिमेय संख्या कहते थे। बिल्कुल आपको पता चीजें हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, तो ऐसी संख्याएं जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना। और जहाँ पे पी क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक हो। तब सुनकर सा लिखिए, ज्यादा परिभाषा मैं नहीं लिखूंगा। तो पी क्यू, तो वह संख्या जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पे पी क्यू पूर्णांक हो, उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन एक शर्त होती है यहाँ पर अच्छी वाली कि क्यू का मान शून्य नहीं होना चाहिए। यानी ऑल नंबर जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। बट आप एक बात ध्यान देना, सारे नंबर पूरे पूरे अंक होना चाहिए। और पूर्णांक कितने तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं पूर्णांक यहाँ पे। एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, तो दो तरह के पूर्णांक होते हैं, एक धनात्मक और ऋणात्मक। तो पूर्णांक क्लियर हो गया। तो यानी जो परिमेय संख्या है 2/3, मैं यही पूछूंगा तुमसे, बता 2/3 परिमेय संख्या क्या, परिमेय। तो ये भी प्लस का 2, ये भी प्लस का है, लेकिन ये पूरा पूरा अंक, ये भी पूरा पूरा अंक है, इसलिए परिमेय संख्या हो गया। नीचे जीरो है नहीं। तो बताइए -3/7 परिमेय है कि नहीं, तो परिमेय संख्या है। 4 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अगर 7 बटे मैं 0 की बात करूँ तो बताइए परिमेय संख्या है, तो कहेंगे सर ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्यू का मान 0 हो गया और ये वैल्यू नॉट डिफाइन है यहाँ पर। अच्छा बताइए, जब जीरो मतलब क्यू का मान शून्य नहीं होगा तो उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। बताइए तो क्या जीरो परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल जीरो परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। परिभाषा के अनुसार नीचे वाली गिनती का मान 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर गिनती 0 हो सकता है, तो आपका 0 जो परिमेय संख्या होता है। क्लियर। तो अब मैं बात यहाँ पे करना चाहूंगा, यहाँ पे कि आप परिमेय संख्या समझ गए कि वह संख्या, लिख लीजिए बाई हार्ट,
कि वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p q पूर्णांक हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर? और q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अब परिमेय संख्या तो क्लियर हो गया। अब बात यहाँ पे एक चीज और आती है यहाँ पर कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो सीधे कहेंगे कि सर वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो होती है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय जिसे p बटा q के रूप में ना लिख सकें, अर्थात इसकी एक और परिभाषा होती है। अगर हम ये बात कहें जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकल पाता है वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं तो अगर रूट में 7 की बात करूं तो इसका वर्गमूल निकल पाएगा क्या? नहीं। जब इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो इसे p बटा q के रूप में लिख पाएंगे, क्योंकि p को तो पूर्णांक होना चाहिए ना, तो पूर्णांक के रूप में नहीं लिख पाएंगे हम। तो ये होती है अपरिमेय संख्या। तो कड़ी में 7 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगर मैं ये बात करूँ कड़ी में 16, तो बताए कड़ी में 16 क्या है? तो इसका वर्गमूल आराम से निकल जाएगा। 16 का वर्गमूल होता है प्लस माइनस के 4। तो ये हमारा परिमेय संख्या है। अगर कड़ी में 17 की मैं बात करूं तो यहाँ भी ये भी कड़ी 17 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। अब आते हैं एक प्रश्न एक अच्छा बन जाता है कि 0.9 ये परिमेय की अपरिमेय। तो आप यहाँ पे गलत करके आ जाएंगे कि जब भी आपको दशमलव नंबर दिखे तो सबसे पहला काम आपका ये रहना चाहिए कि उस दशमलव गिनती को हम p बटा q के रूप में लिखें। हालांकि इसे मैं p बटा q के रूप में लिख सकता हूँ, तो कड़ी में 9 बटा 10 होगा, लेकिन 9 का वर्गमूल निकल पाएगा लेकिन 10 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो इस वजह से एक अपरिमेय हो गया। तो अब एक तो रूल होता है, एक पॉइंट नोट मार के लिखिएगा आप, कि कभी भी एक परिमेय संख्या के साथ अगर अपरिमेय संख्या आता है तो अपरिमेय होता है। वो बात नहीं समझ पाए। जैसे परिमेय संख्या है, अब परिमेय संख्या के साथ कोई भी नंबर चाहे जुड़े चाहे घटे चाहे उसका गुणा हो चाहे भाग हो, यानी कोई अपरिमेय है, ठीक है ना, तो रिजल्ट में हमेशा क्या मिलता है अपने को? अपरिमेय। तो एक पेपर में बोर्ड में बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ पे कि यदि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है, दोनों का गुणनफल सदैव होता है, सदैव होता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल सदैव होता है, तो आंसर में क्या दोगे? अपरिमेय संख्या। हम कहेंगे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है? तो सदैव अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय का अंतर सदैव क्या होता है? अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का भाग फल क्या होता है? हमेशा अपरिमेय होता है। तो सदैव अपरिमेय होता है, इस बात का काफी ध्यान देना, ठीक है। तो अब एक प्रश्न यहाँ से एक और अच्छा से बनता है कि अगर मैं तुमसे ये भी पूछ दूं कि बताइए पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। और एक अच्छी बात इसमें है कि पाई का खोज अपने भारत में ही हुआ था और इसके खोजकर्ता आर्यभट्ट जी हैं। पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है। पाई ग्रीक भाषा का एक अक्षर होता है जो कि ग्रामी अक्षर पाता है। तो उतनी बात नहीं करना चाहूंगा, सीधे मैं बस ये बता रहा हूँ कि पाई क्या है। प्रश्न ये पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि पाई क्या है, ऑप्शन चार्ट दे देता है। तो ये बात ध्यान देना, गांठ बांध लेना कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? पाई एक अपरिमेय। लेकिन जो इसकी गिनती 22/7 लिखी गई है यह एक परिमेय संख्या है। क्लियर? तो परिमेय अपरिमेय सारी बातें यहाँ पे हो चुकी हैं। ध्यान से लेक्चर को देखिएगा, हर एक बात को काफी ध्यान से समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम पूरे कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो में खत्म करना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं क्वेश्चन काफी लिखना चाहूंगा। परिमेय अपरिमेय समझ गए आप कि जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय होता है। और रियल तो फार्मूला यही ना, जिस नंबर का अगर वर्गमूल निकलेगा, मान लीजिए कोई भी नंबर है जैसे कड़ी में 16, अगर इसका वर्गमूल निकल गया तो आप जब वर्गमूल निकले p बटा q के रूप में नहीं लिख लेंगे? जैसे कड़ी में 16 है, अब 16 का वर्गमूल निकल गया प्लस माइनस के 4, तो आप इसके नीचे 1 लिखेंगे नहीं लिखेंगे? तो जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय। अब जिसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, जब इसका तुम वर्गमूल निकालने बैठोगे ना, दशमलव कितना आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा ही, ठीक है ना। तो इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकल पाया, अपरिमेय होता है। इसे हम p बटा q को फॉर्म लिख ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। कुछ बातें और, अच्छा पहले यहाँ पे मैं प्रैक्टिस में करवा देता हूँ, जितनी बातें लिखवा रहा हूँ बड़ा से नोट कर लेना। यहाँ पे तुम सारे के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, इसी क्वेश्चन में तुम्हें छांटना है कौन परिमेय है कौन अपरिमेय। आप हमसे पहले लगाकर अपने कापी पे बैठ जाइए कि सही की गलत अपना मिलाते रहिएगा। अब इसके बाद हम ये भी सीखेंगे इस क्लास में कि कोई भी नंबर अपरिमेय क्यों होती है। तो आपने कहा यहाँ पे सारे कंसेप्ट यहाँ कवर किया जा रहा है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा आप लोग।
चलिए इतने नंबर है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या को हम किस अक्षर से लिखते हैं। एक बात ध्यान, इसके लिए नोटेशन है क्यों। क्या है नोटेशन? क्यों है, क्यों अक्षर से लिखते हैं। अगर मैं यहीं पर बात करूं अपरिमेय संख्या को, तो किस अक्षर से लिखते हैं? क्यू डैश से। इससे आप ध्यान से समझ लीजिए बिल्कुल। तो परिमेय को क्यू से और अपरिमेय को क्यू डैश से। तो पहले मुझे एक बात बताइए, इसमें कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान समझिएगा कि सारी बातें एक ही साथ खत्म किया, पूरी परिमेय और अपरिमेय का खलास हो गया कहानी। अगर मैं बात करूँ, बताइए परिमेय संख्या, तो इस साइड को यहाँ कर लेते हैं हम। परिमेय के अंतर्गत कौन कौन आएगा, पहले मैं लिख देता हूँ। 3 बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि 3 एक पूर्णांक है। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के फॉर्म में हो जाएगा, पी का मान 3, क्यू का मान 1। 7 परिमेय संख्या है क्योंकि इसे पूर्णांक है। अच्छा, ये परिमेय नहीं है क्योंकि पाई प्लस 7 है। और अपरिमेय और परिमेय, जब भी परिमेय और अपरिमेय के साथ जोड़ घटाव गुणा भाग कोई जैसा संबंध दिखे, अगर परिमेय और एक अपरिमेय, तो हमेशा अपरिमेय होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको देखिए, क्यों समझा देते इसी में। ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना, और ये भी आपका परिमेय संख्या है। ये बताइए पाई प्लस 7, कहेंगे सर ये पाई अपरिमेय, ये परिमेय है, तो पूरा परिमेय के साथ अपरिमेय आता तो अपरिमेय हो जाता है। कड़ी में 3/2 ये अपरिमेय है, क्योंकि कड़ी 3 अपरिमेय, तो सारे के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो पूरा अपरिमेय हो जाएगा। ये 3 प्लस कड़ी 3, ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, ये भी अपरिमेय है। 3 कड़ी 3, ये भी अपरिमेय है। तो जो अपरिमेय उसके लिए क्यू डैश लिख रहा हूँ। 3 माइनस कड़ी में 2, इसका भी वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब बताइए 7/2, ये तो परिमेय संख्या हो गया ना, ये परिमेय संख्या है। क्यों? अब 3 माइनस 3/16, ये भी क्या है तुम्हारा परिमेय, क्योंकि इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। नंबर माइनस और प्लस उससे मतलब नहीं होता। अब बताए 0.9, यहीं पे लड़के ब्लॉक हो जाते हैं। 0.9 तो ब्लॉक नहीं होना है। पहली बार 0.9 है, तभी इसे बताया हूँ मैं। इससे पहले आप बटा में लिखिए, जब दशमलव दिखिए तो सोचो कि मैं इसे बटा में लिख सकता हूँ कि नहीं, और लिख लेता हूँ। तो अगर वो वर्गमूल में है तो उसका किस किस नंबर का वर्गमूल निकल रहा है, पहले देखो। 9 का वर्गमूल निकलेगा, बट 10 का नहीं निकल पाएगा। सो दैट हमारा ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्योंकि 3 तो परिमेय है, बट एक कड़ी में 10 क्या हो गया, अपरिमेय। हमने बताया ना कि परिमेय संख्या के साथ चाहे तुम अपरिमेय का गुणा भाग जोड़ घटाव कराओ, हमेशा अपरिमेय होता है। हम कहेंगे 0, अब 0.09 क्या होगा, इसलिए लिख सकते हैं 9/100। दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे ना, तो 100। 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, 100 का वर्गमूल निकल जाएगा 10, इसलिए परिमेय संख्या हो गया। और 1.6 क्या हो गया, ये होगा 16/10। 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4, 10 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए अपरिमेय। 16 क्या है, 16 का आप कर लेंगे 0.16, यानी 16/100 कर लेंगे, यानी 4/10, ये परिमेय। बताइए क्या है, सोच के बताइए। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जितना भी अक्षर होगा वो अपरिमेय होता है। एंड 22/7 की अगर मैं बात करूं, तो 22/7 एक परिमेय संख्या, और एक सहित 2/7, 7 एकम 7, दोनों 9/7 भी क्या है, परिमेय संख्या है, यानी पी बटा क्यू के फॉर्म में। तो अब इसके बाद और कुछ और भी बातें हैं परिमेय और अपरिमेय, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। अब यहाँ पे एक बात चीज समझिएगा, जैसे मैंने कह दिया कि कुछ अगर चीजें दशमलव रूप में लिखी गई हैं, तो कुछ पॉइंट और है इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट में एक बात का काफ़ी ख्याल करिए आप लोग, कि मैं यहाँ तुमसे कह दूँ कि 3.756 और 3.666, ठीक है। इसके बाद मैं तुमसे ये बात बोल दूँ कि तीसरी पॉइंट है 3.712। चौथी बात तुम्हें पूछ दूँ कि 9.33213321, ठीक है ना। अब ये पूरा इस पे बार लगा हुआ है, तो ठीक है। और मैं तुमसे ये कह दूं 9.366321 डॉट 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 इन्फाइनाइट तक, ठीक है। ये है तुम्हारा, और ये डॉट 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 है, ठीक है। अब तुमसे ये पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा परिमेय संख्या और कौन। तो सबसे पहली बात, एक बात ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद जो गिनती खत्म हो जा रही है, यानी इसके आगे डैश डैश नहीं लगा है, तो पहले वो तो परिमेय संख्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसको लिखना होगा तो 37566, दशमलव हटाएंगे, बटा लगाएंगे, 1 2 4 गिनती 4 जोड़ बढ़ा देंगे, तो इसलिए परिमेय संख्या, यानी पी का मान हो गया 37,566, और ये कितना हो गया, 10,000 हो गया, इसलिए पी बटा क्यू का मान में, मतलब पी बन क्यू के फॉर्म में अगर लिखा गया, सो दैट परिमेय संख्या है। अगर हम बात करेंगे ये गिनती दशमलव के बाद जो गिनती खत्म नहीं कर रही है बट कर रही है, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो वो होता है तुम्हारा परिमेय संख्या। जो खत्म ना हो लेकिन बार बार एक ही अक्षर आता है, एक ही नंबर आता है, तो वो क्या होता है, हमारा परिमेय संख्या।
अच्छा, जो गिनती बार बार आता है मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूँ, शांत कर सकता हूँ, यानी बार लगा सकता हूँ, यानी कि 6 की रिपीटेशन बार बार होने वाली है। तो यानी ए भी परमेय संख्या और ए भी परमेय संख्या है। 933, हालांकि हमें यहीं पर बार लगा कर रोक देना चाहिए इस चीज़ को, लेकिन क्योंकि यहीं से ध्यान दे 33 और 33 की रिपीटेशन होगी बार बार, ठीक है ना, इसलिए क्या है हमारी ये परमेय संख्या। और दशमलव के बाद मैं सीधी बात में बता दूंगा कि कौन इसमें अपरमेय होगा। कुल तो परमेय होता है, बस एक ही अपरमेय होता है, बता दें। दशमलव के बाद वो गिनती जो रिपीट नहीं कर रही है और नहीं तो खत्म हो रही है, जैसे 0.3766 3 2 1, इसके बाद हमें आइडिया नहीं है कि आगे कौन नंबर आएगा, लेकिन वो गिनती खत्म नहीं हो रही, इसलिए अपरमेय। तो सिर्फ एक ही गिनती अपरमेय होती है जो खत्म नहीं होती है और रिपीट नहीं करती है, वही अपरमेय। जो गिनती खत्म ना रिपीट करे परमेय, जो गिनती खत्म हो जाए परमेय, जो गिनती बार लगा है, ये ऐसा डंडा लगा हुआ है, तो वो परमेय संख्या होती है। इतनी बात परमेय और परमेय में सारी बातें बता दी गई है। अब इसके बाद हम आपको ये सिखाना चाहेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, यानी उसकी मदद से अभी आप परमेय अपरमेय को समझ गए हैं, यानी वास्तविक संख्या क्या होता है, परमेय और अपरमेय के रूप में लिखना, और परमेय और अपरमेय को कैसे लिखते हैं ये भी हम बातें बड़ा अच्छा से आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब सबसे पहली बात मैं ये बात बताना चाहूँगा आपको कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, कोई भी नंबर अगर होगा तो उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, यानी यूक्लिड विभाजन से। एक साइंटिस्ट से, यूनान के एक गणितज्ञ यूक्लिड, उनका यूक्लिड नाम था, तो उन्होंने एचसीएफ निकालने का एक तरीका दिया है, जिसे विभाजन तरीका कहते हैं, ठीक है ना। आगे विधि से एचसीएफ निकालना बनना है, जैसे कि हमने कह दिया 53 6 और मैंने कह दिया ये है तुम्हारा 124 का एचसीएफ बताइए। तो इसका एचसीएफ आप नहीं निकाल सकते हैं क्या? एचसीएफ निकालना बड़ी आसान चीज अपने में। देखिए मैं ऑल कॉन्सेप्ट इन ए वन वीडियो कवर करने वाला हूं, अब ध्यान देखिएगा। तो 536 1 to 4 का एचसीएफ अगर हमें निकालना है तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको सोल्यूशन लिखना है। और सोल्यूशन में क्या करेंगे हम, सबसे बड़ा नंबर कौन इसमें है, तो कहेंगे सर 536 जो है, यानी 536 है, ये बड़ा नंबर है, किससे, 124 से है। अगर 124 से बड़ा है तो क्या मैं ये नहीं करूंगा कि 536 में 124 का भाग करूंगा, 536 में 124 का भाग करूंगा तो कितना बार में जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये तीन नंबर लेंगे तो आपसे 12 पंजे 60, 12 चौका 48, 4 बार में जाएगा, 4 चौके 16 6, 12 चौका 48 और 1 49, 0 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 9 4 13 और एक कैंसिल आउट हो जाएगा 40। तो क्या 124 जो है वो 536 को पूरा कर पाया क्या, नहीं। तो फिर मैं क्या करूंगा कि 1 to 4 अंदर ला दूंगा, अब जो नहीं काट पाया वो नंबर अंदर आ जाएगा। अब 40 का भाग जाएगा नहीं, दो अंक लेंगे तो नहीं जाएगा, सो दैट आगे बढ़ाइए। तो 4 3 12, 3 बार में जाएगा, 0 3 चौके 12 घटा देंगे तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। अब ये 4 अंदर आ जाएगा, 4 का भाग, ध्यान दीजिएगा जो नंबर नहीं काट पाएगा वो नंबर को आगे हम लाते जाएंगे, 4 दाएं में 40 कैंसिल आउट। तो जो फाइनली नंबर अंत में काटा, जब तक ये नंबर नहीं कटेगा पूरा ऐसे हम करते जाएंगे। तो हमारा कौन सा नंबर का हुआ है, 4 काटा, इसको ना लिखेंगे, जो नंबर लास्ट में काटता है वही हमारा एचसीएफ होता है, यानी 4। ऐसे चेक करेंगे हमारा आंसर सही कि गलत है, तो 4 कैसे में और इसमें भाग लगा चेक कर लीजिए। अगर 4 का पाड़ा में अगर ये वाला आ जाएगा तो मतलब समझिए कि एचसीएफ इसमें भी आ जाएगा, तो एचसीएफ सही है हमारा, ठीक है ना। तो ये था एचसीएफ का तरीका। तो आराम से बस कुछ नहीं करना था, ऐसे 3 नंबर भी आ जाए तो आप आराम से कर सकते हैं, तो बस कुछ नहीं करना होता, यही एचसीएफ होता है। चलिए इस चीज को अगर आप निकालना सीख गए हैं तो मैं आपको ट्री मेथड नहीं बता देता हूँ। ट्री मेथड जिसे हम लोग कहते हैं वृक्ष विधि। ट्री मेथड में क्या होता है बच्चा, तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास एकदम जैसे एक कोई नंबर लिखा होगा 64 इस प्रकार से, ठीक है ना, और यहाँ पे यक्स है और ये हमारे पास है 8 और हमारे पास ए है यहाँ पर 4 और ये हमारे पास है वाई, ठीक है ना। तो यक्स और वाई का मान बताइए, यक्स वाई का मान बताना है हमें, एक क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए ये पेड़ नुमा नहीं है, जैसे एक टहनी से 2 शाखाएं निकलती, फिर इससे 2 शाखाएं निकल गई। अब इससे हो सकता है कि और भी सवाल बनाया जाए, यहाँ से आपको जेड दे दिया जाए, यहाँ से आपको 4 दे दिया जाए, तो कहेगा कि जेड का भी मान बताइए। चलिए
तो देखिए किस दो टहनी से पहली बात निकल रही शाखाएं 64 से, यानी ध्यान देगा अगर मैं कहूं कि 8 और x का मैं गुणा करूंगा तो 64 आना चाहिए। सुनो, एक्चुअली इसका एक गुणनखंड है, 64 गुणनखंड है। इधर समझो आप, मैंने कहा एक बॉक्स है और ये हमारा 24 को अगर मैंने 2 लिख दिया तो यहाँ पे भी कितना लिखी गुणा करने में 24 आ जाए, क्योंकि इसी से इस बॉक्स से 2 बॉक्स निकले हैं तो इन दोनों का गुणा इसके बराबर होना चाहिए, यानी 12 होगा यहाँ से। तो 12 दूनी 24, 12 दूना 24, यानी 2 गुणे अगर मैं 12 करूंगा, अरे यार गुणनखंड करोगे तो 12 आता है ना, 2 1 कम 2 2 छक्के 2 2 दूनी के 4 12, तो आ जाएगा 24। सो दैट यानी जब जिस बॉक्स से 2 बॉक्स निकल रहे हैं उन दोनों वाले का गुणा इसके बराबर कर देंगे। यानी अब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड में सॉल्व करना होगा, तो सॉल्यूशन देंगे अगर हम तो 8 गुणे x करेंगे और किसके बराबर रख देंगे 64 के। तो यहाँ पे गुणा में 8 उधर क्या हो जाएगा भाग में, तो 64 भाग में 8, 8 8 64, तो यहाँ पे x का मान कितना निकल गया 8। अब हम कहेंगे जो 8 आया था इन दोनों गुणा 8 के बराबर होगा कि नहीं, यानी 4 गुणे y, क्योंकि इसी बॉक्स से निकला है और x का मान कितना आया है x के बराबर होगा, और x का मान यहाँ पे आया है 8, 4 गुणे y बराबर 8। यानी यहाँ से अगर मैं y का मान निकालूं तो y का मान कितना आ जाएगा 4 दूनी के 8, y का मान यहाँ पे आ जाएगा 2। अब मैं कहूँगा ठीक है ये तो y x y निकल गया, अब z निकालना है, तो 8 वाले से निकला है तो जो z और 4 का गुणा होगा, क्योंकि जिस 2 बॉक्स से निकलते हैं उन दोनों बॉक्स का गुणा इस वाले के बराबर होता है, ठीक है 8। तो इस वाला ये कट जाएगा यहाँ से, तो z बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से निकल जाएगा 2। तो यहाँ पे अतः लिखेंगे हम, अतः x बराबर है 8, y बराबर है 2 एंड z बराबर 2, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो ट्री मेथड इसी प्रकार से सॉल्व किया जाता है और ट्री मेथड आराम से कर सकते हैं। सो दैट मैं आगे बढ़ता हूँ, एचसीएफ अब निकालना समझ गए हैं। अब क्या होता है कि अगर 2 नंबर हमें दे दिए जाते हैं तो उसका मैं एचसीएफ निकाल सकता हूँ। अब समझिए कुछ बात और है, ट्री मेथड खत्म हो गया, अब आगे मैं बढ़ता हूँ। मैंने कहा मेरे पास एक नंबर है ए, पहली संख्या है ए, दूसरी संख्या है बी, और इसका एचसीएफ कुछ कुछ है नंबर, जो भी नंबर हो हमारे पास, ठीक है ना, मान लीजिए एम नंबर है। तो आपको यही से पूछा जाएगा कि एलसीएम ऑफ ए कामा बी बताइए, यानी कोई भी 2 नंबर है आपको दिया जाएगा और उसका आपको मौसे दे दिया जाएगा, तो आपसे उसे इसका लॉसे पूछेगा, हिंदी में बोले तो एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अगर आपको 2 नंबर दे दिया जाए और उसका एक लसा दे दिया जाएगा तो आपको एचसीएफ पूछा जाएगा, ठीक है बच्चा। तो पहली संख्या मैंने कह दिया, मान लीजिए हमारे पास है 204 और मेरे पास है 80, और इसका अगर मैं तुमसे एचसीएफ इसका दे दूं, ठीक है ना, या तो आपको 2 नंबर दे के एलसीएम दे के एचसीएफ निकलवाएगा, या तो 2 नंबर दे के एचसीएफ दे के आपसे एलसीएम निकलवाएगा, ठीक है ना, इतनी बात निकलवा सकता है। तो मैंने कह दिया जो इसका एचसीएफ है, हालांकि इसका एचसीएफ जो होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, इसका एचसीएफ होगा 4, ठीक है ना, इसका एचसीएफ कितना आएगा 4, मतलब 4 दिया गया है, ठीक है ना। तो तुमसे ये पूछ दिया जाएगा कि एलसीएम बताइए इसी 204 और 80 का, तो बताओ मुझे कितनी बातें दी गई आपको। 4, पहली संख्या ए का मान कितना है 204, आप यहाँ पे ए गुणे बी बराबर एलसीएम टू ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। तो बताइए इसका पहली संख्या क्या दिया है, तो पहली संख्या जो दिया गया है वो दिया है 204। अगर मैं दूसरी संख्या की बात करूं तो दूसरी संख्या दिया है 80, और इन दोनों संख्या का एचसीएफ कितना दिया है बच्चा, एचसीएफ दिया है हमें 4, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम ऑफ 204 और 80 का, यही ना, तो एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम को हमें नहीं पता, हमें इसको लिख देते इस तरह से। तब सूत्र लगा लेंगे कि पहली संख्या, ठीक है ना, और सूत्र बच्चा बार बार अगर लिखेंगे आप तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर मैं कहूँ पहली संख्या कितनी है मेरी 204 है, और दूसरी संख्या की मैं बोलूँ तो कितनी, दूसरी संख्या 80 है, ठीक है, और इसकी एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम तो फाइंड आउट करना अपने को निकालना है ना, और एचसीएफ की बात करूँ तो कितना है, एचसीएफ 4 है। अब बताओ ये गुणा इधर क्या हो जाएगा, पहले से आप गुणा डायरेक्ट ना करें, क्योंकि नंबर जब हम गुणा से भाग देते नंबर कट जाते हैं। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से भाग में जाएगा, तो 204 गुणे 80 भागे 4, 4 से काट देंगे 20 बार में कट जाएगा, अभी 0 उतर जाएगा, 2 चौके 8, 0 बी दूनी के 40, चलिए ये चौके 0 2, यानी ये हमारा आ गया क्या, इस नंबर का एलसीएम निकल गया। तो आप एलसीएम और एचसीएफ निकालने में माहिर हैं।
ये कर सकते हैं। लेकिन एग्जामिनर भी कुछ खेल खेलता है हमारे साथ, एग्जामिनर थोड़ा ना बैठेगा, ठीक है। तो एग्जामिनर क्या खेल खेलता है बच्चा, इसको मिटा दे, ठीक है ना, ये ऐसे देगा। हो सकता है आपको एलसीएम दे दिया जाए इसका, जैसे ये एलसीएम को दे दिया जाएगा तो सूत्र आप यही लगा लेंगे और इस पे आप मान रख के आराम से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यार इतना समय हो गया, आप बहुत सारे चैप्टर को पढ़ चुके होंगे, तो बस इसीलिए मैं आपका रिवीजन वन शॉट करवा रहा हूँ। फिर आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं पूरे एक वीडियो में करवाने के बाद सारे एक्सरसाइज करवा दूंगा आपकी पूरी किताब की, ठीक है ना। इसलिए मेरे जितने भी लेक्चर होंगे, या तो 1 या 2 लेक्चर में आपको पूरे कंप्लीट वीडियो दिए जाए, पूरे कंप्लीट सिलेबस दिया जाएगा, मतलब कंप्लीट चैप्टर दिया जाएगा, ठीक है ना। कोशिश इतनी ही रहेगी हमारी। अब मैं बात करता हूँ कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को मैं एक चीज बोलता हूँ कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, संख्या का गुणनफल, सॉरी क्रमागत नहीं, दो संख्याओं का गुणनफल, क्रमागत नहीं, कोई जो है क्रमागत ही हो, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब यही 50 फार्मूला बनाने वाले बच्चे बना लेते हैं कि एलसीएम बराबर क्या होगा, दो संख्याओं गुणनफल बटे एचसीएफ, एचसीएफ बराबर होगा गुणा में भाग में चल जाएगा, एचसीएफ बराबर दो संख्याओं गुणनफल इंटू एचसीएफ। पेपर में सवाल ऐसे ही बन जाता है, तुम्हारा क्वेश्चन दिमाग एकदम घुमा देता है कि यदि क्वेश्चन बन जाएगा कि यदि, क्योंकि देखो बच्चा ये पहली संख्या और दो संख्या है तो दोनों गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, गुणनफल, इसीलिए कहा जाता है दो संख्याओं का गुणनफल। और किसके तुल्य होता है, एलसीएम और एचसीएफ के। मैंने कह दिया यदि दो संख्याओं के गुणनफल, दो संख्याओं के गुणनफल कितने हैं, अगर मैंने कह दिया कि ये है तुम्हारा, यदि, अब इसमें आपको या तो एलसीएम दिया जाएगा या तो एचसीएफ दिया जाएगा, चलो हम आपको इससे देंगे। यदि एचसीएफ इसका है, चलिए ले लीजिए आप 8 है, तो आपको एलसीएम बताना है दो संख्याओं का, एलसीएम बताइए। तो कैसे सॉल्व करेंगे बता सकते हैं, तो कहेंगे सर सिंपल सी बात है, सूत्र तो बता दिए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होता है, लिख लीजिएगा। तो दो संख्याओं गुणनफल क्या है, इम्प्लाई दैट, इसे ध्यान है, ये बराबर और इम्प्लाई दैट है, ये अलग अलग होता है, ये बराबर आगे बढ़ने का चिन्ह है और ये बराबर है समीकरण का चिन्ह है। सो दैट ये हमारा क्या है, 2 2 4 8, इसका एलसीएम निकालना है। और मैं एचसीएफ की बात करूँ तो एचसीएफ कितना दिया, 8, एक गुणा तो भाग में कर लेंगे, वो सिंपल सवाल थी। तो ऐसे से प्रश्न भी आपके आ जाते हैं, 2 2 4 8 डिवाइड बाई 8 काट देंगे तो 8 एकम 8, 8 है, सॉरी 8 दूनी के 16, 16 6 22, 8 बट्ठे 64, 8 एकम 8, 281। तो इसका जो निकलेगा हमारा एलसीएम 281 आएगा। तो ऐसे प्रश्न आप डील कर लेंगे, आशा करते हैं आराम से कर लेंगे। फिर अब मैं आपको ये चीज़ सिखाना चाहूँगा, ठीक है ना, अच्छा वाला कपड़ा है स्पेशली गरीबी में। अब चलिए हम एक बात सिखाना चाहेंगे आपको कि अब अपरिमेय संख्याएं अभी आप पढ़े हैं, तो मैं सिखाऊंगा अंकगणितीय आधारभूत। अब एप्रिल डीजी खत्म हो गई, जिसमें इसमें जितना भी आपका प्रश्न बनता होगा सब पे मैंने बातें कर लिया। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ, आप ये किताब लगवाए जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। मैं कहूँगा आधारभूत अंकगणितीय अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना। मतलब मैं अब अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सिखाऊंगा, आप यही टाइटल डाल लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आप इसी चीज़ को याद कर लीजिएगा। अब हो सकता है मैं किसी एक वीडियो में आपको ये पॉइंट लिख के बता दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा वो लंबी टाइम लेगा। आप एक बात जानिए, कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, जितनी भी रोड में संख्याएं होंगी वो अपरिमेय संख्या होंगी जब उसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो लेकिन बात ये है कि सर से सिद्ध करने में है ना, इसको सिद्ध करना है, तो मैं इसे थोड़ा सा ये लंबा वाला चल जाता है, घिस जाता है लंबा में, तो मैं इसे किसी अगले वीडियो में बताऊंगा ताकि आपका समय बचे, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाना है ना इसमें। तो कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, आप इसे अभी दिल से याद कर लीजिए, मान लीजिए ऐसा कि सर ने सिद्ध कर दिया है, ठीक है ना। मैं अगले वीडियो में इसे सिद्ध करूंगा, तो आप ये जानते रहेगा कि ये सिद्ध हो चुकी है पहले ही नंबर, क्योंकि पहले ही सिद्ध करवाते हैं हम, बट यार ऑल कंसेप्ट नंबर वीडियो देना है हमें आपको। तो चलिए बिना बात के आगे बढ़ते हैं। तो अब
इसे सीखने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहूँगा, जिसे आप फॉलो करते ही हज़ारों सवाल इस टाइप के लगा देंगे। तो टिप्स इसमें क्या है कि मैंने कहा कि कोई भी संख्या पी अपान क्यू के रूप में लिखी है, तो पी क्यू प्लस 1 करेंगे हम, ठीक है ना? तो पी क्यू अगर हम इसे सॉल्व करना है, मतलब ये इमेज दिया गया है, इसको कैसे हल करेंगे बच्चा? हालाँकि ये तो छोटी चीज़ है, बीजगणित का हल्का-सा जोड़ सिखा रहा हूँ। तो कहेंगे सर सिंपल सी बात, इसे 1 मान लेंगे, लेकिन एक चीज़ और है कि क्यू एक कम क्यों? अरे ये करेंगे ना 1 क्यू एक कम क्यों? इसका इसमें, फिर हल कर लेते हो। ऐसा कुछ, बट मैं इसको सिखा रहा हूँ इस तरह से, पी प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ओके? तो क्यू बटा के क्यू, टोटल क्यू। अगर मैं कह दूँ पी बटा क्यू, पहली पॉइंट है, दूसरी पॉइंट पी बटा क्यू माइनस का 1 है, हालांकि 1 होगा तो 1 लिखेंगे, 2 रहेगा तो 2 क्यू बाई क्यू, तो पी अपन क्यू माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी माइनस के क्यू अपॉन क्यू हो जाएगा। अब मैं तुमसे ये कह दूं कि पी अपान क्यू बटा के 2 है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कैसा नीचे का गुणा करा देंगे, ठीक है? तो पी अपान के 2 क्यू हो जाएगा, सिंपल चीज़ है। चलिए और करवाते हैं इस पे चीज़ें, प्रैक्टिस आपको मैं और करवाता हूँ प्रैक्टिस। चीज़ समझ पा रहे हो ना हमारी बात को? तो मैं कहूँ कि पी बटा के क्यू एक पॉइंट है, प्लस के 3 है, तो कैसे हल करेंगे इसे? इनके साथ सिंपल सी बात से गुणा करा दो इसमें, तो पी प्लस के 3 क्यू बटा के क्यू, ठीक है? अब इसके बाद पी अपान क्यू माइनस का 3 करेंगे, या फिर 4 ले लो, क्यों 3 पसंद है, तो पी माइनस के 4 क्यू अब बटा के क्यू। अगर मैं तुमसे ये बोल दूं कि पी अपान क्यू बटा के 7 है, तो क्या करेंगे? इसका इसमें गुणा करा देंगे, नीचे गुणा आता ना ये, तो पी बटा के 7 क्यू। अब अगर इस पे स्क्वायर रहे तो पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर हो, पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर हो, स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर हो, तो अब कैसे हल करेंगे? कुछ नहीं करना है, पी स्क्वायर लिखेंगे, अब इसका 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, अब इसको बस स्क्वायर चलता जाएगा, चीजें सब वही रहेंगी, बस स्क्वायर कर लेंगे, हो जाएगा ना? चलिए और करवा देते हैं, आपको कन्फ्यूजन है तो करवा देना चीज़ को, क्योंकि देखिए बहुत मेन चीज़ मैं बता रहा हूँ, छोटी चीज़ है बट मेन है। मैं तुमसे कह दूं कि चलिए ध्यान दीजिएगा, पी स्क्वायर अपान के क्यू स्क्वायर प्लस के 7, तो पी स्क्वायर प्लस के 7 क्यू स्क्वायर अपान के क्यू स्क्वायर होगा, ऐसे गुणा कर देंगे ना। अगर मैं कह दूँ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस क्या 7, तो कहेंगे सर पी स्क्वायर माइनस क्या, ये क्यू स्क्वायर है, 7 क्यू स्क्वायर होगा अपान के क्यू स्क्वायर होगा। मैं कह दूं कि पी स्क्वायर अपान के क्यू स्क्वायर अपटा के 7 है, तो क्या होगा? पी स्क्वायर अपान 7 क्यू स्क्वायर। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो तब तक इसको आपको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, थोड़ा सा मैं देख लूँ मेरा वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ बिल्कुल चल रहा है, और एक अच्छी बात है कि 33 मिनट ना मैं कवर कर लिया, बहुत सही चल रहा है, 1 घंटे में लगभग खत्म कर लूंगा, तो ये हो गया आपका, ठीक है ना? तो अगर आप ये समझ गए तो एक बात बताता हूँ यार, तो ध्यान दीजिएगा। आप अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ को हमें जोड़ना है या घटाना है, तो एक जैसे पद को जोड़ते या घटाते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं ये 2x प्लस के 3y, बता दो मुझे जुड़ पाएगा क्या? सर नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि ये x या y अलग अलग जात के हैं, सो दैट इसका आंसर वही आ जाएगा, नहीं जुड़ पाएगा। लेकिन मैं तुमसे यही कह दूं कि 2x प्लस के अगर 3x हो गए, मतलब एक ही जात के हो गए x के, कि सर जुड़ जाएगा? तो 3 तो कितना हो जाएगा? 5x, सिंपल सी बात है, यानी सजाती चीज़ों का जोड़ घटाव होता है। यानी कि हर एक जात का सेटिंग बैठता है कब? जब कोई एक ही नेचर के हो, एक ही जात के हों, तब इसका नेचर बैठता है, ठीक है ना? अब कुछ और भी बातें बता रहा हूँ आपको, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कह दिया, अगर जैसे तुमसे कह दिया कि एक ही समझो, अच्छा मुझे बताओ ए प्लस बी होल स्क्वायर पता है क्या? ए प्लस बी होल स्क्वायर पता है क्या? ए माइनस बी होल स्क्वायर पता है क्या आपको? क्या ये दो फार्मूले आपको पता है? क्या आप इस सवाल को कर ले जाएंगे? क्या आपको पता है कड़ी में x का मतलब क्या होता है? क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं? कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर होल पावर 2 है। चलो तो कहेंगे सर सिंपल सी बात है, कड़ी 3 का कड़ी का होता है 1/2। सच बोल नहीं, ईमानदारी से बताना, क्योंकि अगर कड़ी तो उसके पावर 1/2 लिखी जा सकती है, और उसके पावर 2, तो घात का एक नियम पढ़े हो आप कि अगर a की घात यम है और उसकी भी घात हो कुछ नंबर, तो घातों का आपस में गुणा कराते हैं, घातांक का नियम था। तो कहेंगे सर सिंपल सी बात है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 से कैंसिल आउट, 3 का पावर 1। तो उतना झंझट नहीं करेंगे, अगर कड़ी के पावर है तो हल करने में 3 के पावर 1 अर्थात 3 आ रहा है, तो कड़ी से उड़ा देंगे, डायरेक्ट हमारा कितना आ जाएगा? 3, ठीक है? उतना कैलकुलेशन नहीं करना बच्चा, अगर कड़ी आ जाए तो जिसको काट दो, आंसर में क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, क्योंकि पूरा सॉल्व करोगे तो वही आने वाला है। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं ना चीज को, तो कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको ये फार्मूला पता है क्या, तो कहेंगे सर सिंपल सी बात, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
एंड ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। बस दोनों का फार्मूला एक होता है, यहाँ पे प्लस 2ab यहाँ पे माइनस 2ab होता है। ये दोनों फार्मूला आपको पता होंगे, ठीक है ना। कभी मैं एक लेक्चर में आपको इसका ज्योमेट्रिकल मेथड भी दे दूंगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। दोनों फार्मूला पता रहना चाहिए। अरे यार 10 में आगे हो, फार्मूला ही नहीं पता रहेगा तो फिर बोर्ड एग्जाम के एमआरबी सर में कैसे पढ़ोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं तुमसे एक बात बोल दूं कि, चलिए लिख ही देते हैं क्वेश्चन को। 3√3 इजकल टू पी बटा के क्यू। एक मिनट, हाँ एक मिनट, कड़ी 3 प्लस के 2 पी बटा क्यू के रूप में है। अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे उस नंबर को रोकना है जो अपरिमेय संख्या है, और जो संख्या परमेय उसे परिमेय हो रही। आप ये पढ़े हो क्या कभी? x प्लस 2 इजकल टू 4 को हल करना जानते हो क्या? कहें कि हाँ सर सिंपल सी बात है, इधर ले जाएंगे, इसको गिनती और ले जाएंगे। क्यों आज नहीं ले जा रहे हो? क्योंकि अरे यार हमें उसी का तो मान निकालना है, एक्स का ही तो मान निकालना है। क्लियर? तो कहेंगे सर सिंपल सी बात है, ये अक्षर है और ये गिनती है, तो गिनती ले जाओ। तो मैं क्या वही नियम नहीं लगा सकता हूँ? ये अपरिमेय संख्या है और ये दो क्या है? परिमेय। तो परिमेय संख्या ए है तो ये भी पी बटा क्यू परिमेय संख्या के रूप है। तो मैं परिमेय संख्या को परिमेय तरफ नहीं ले जाऊंगा, तो बस मुझे रोकना रहेगा उस संख्या को जिसका वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है, अपरिमेय वाले को। मैं इसे कहा कि आप कड़ी 3 मान लीजिएगा, कड़ी 3 हो कड़ी 7, एक ऐसा संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाता उसे हम कहते हैं अपरिमेय, उसी को बस रोकना होता है। तो प्लस 2 इधर क्या हो जाएगा? -2। तो कड़ी 3 बराबर पी बटा क्यू माइनस के 2। अब इसको सॉल्व करना नहीं सिखाया क्या अभी? इसी पे तो टिप्स में सिखा रहा था मैं आपको। तो कड़ी में 3 आपका टिप्स खत्म हुआ। अब कुछ जो क्वेश्चन है ना, कुछ इम्पोर्ट यानी कुछ क्वेश्चन है, मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं जो आपको मतलब करना है। इस टाइप चीज आएंगे तो कैसे करेंगे? तो आ जाएगा p माइनस का 2q बटा के q, ये आ जाएगा। अगर मैंने कह दिया तुमसे कि बता दो कड़ी में 3 माइनस का 3 इज इक्वल टू पी बटा के क्यू है, अगर ये पी बटा के क्यू है तो -3 इधर क्या हो जाएगा? +3। तो कड़ी में 3 इज इक्वल टू माइनस का 3, तो परिमेय है तो परिमेय हो जाएगा चिन्ह के साथ। तो पी बटा क्यू प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा? कड़ी में 3 इज इक्वल टू तो p प्लस का 3q बटा के q। बस हो गया, इसी का सोल्यूशन था ये। अगर मैं तुमसे ये कह दूं ठीक है 3 कड़ी में 7, क्योंकि 7 अपरिमेय संख्या है और ये p बटा के q है, तो ये गुणा में 3 है, इधर क्या हो जाएगा? भाग में। तो कड़ी में 7 बराबर p बटा के q बटा के 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? p बटा के 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो हमें उन नंबर को रोकना है जो अपरिमेय संख्या है, उन नंबर को रोकना है जो अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय को रोक लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। यानी परिमेय को अपरिमेय तरफ भेजना है और परिमेय संख्या को परिमेय संख्या की तरफ भेजना है। अब आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 इसी का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। अगर इस संख्या को होल स्क्वायर करना है कैसे सॉल्व करेंगे? तो कहेंगे सिंपल फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो 2 इंटू ए का मान कड़ी 3 कड़ी 2, इसको सॉल्व करना सिखा रहे हैं अभी। तो कैसे हल करोगे? चीज़ों को आराम से लिखते रहिएगा, इसे कैंसिल आउट होगा, कड़ी बताया अभी मैंने। तो 3 प्लस 2 प्लस के 2 कड़ी में 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। तो 3 2 कितना हो जाएगा यहाँ से तुम्हारा? 5, ठीक है ना। 5 और प्लस 2 कड़ी में 6। क्लियरली? तो ये सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मैं तुमसे अगर यही हाथ लगे प्रश्न नहीं करवा दूँ तुमसे, इस चीज़ को समझ गए आराम से। चलिए यहाँ पे एक चीज़ और बता रहा हूँ, माइनस वाली चीज़ें, कि कड़ी में 7 माइनस के कड़ी में 2, इसी का अगर होल स्क्वायर हम कर लेंगे तो क्या होगा? तो कहेंगे सर सिंपल सी बात है, कड़ी 7 का होल स्क्वायर प्लस कड़ी में यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे तो कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया इससे। तो 7 प्लस के 2 माइनस के 7 14, तो 2 कड़ी में 14, अर्थात कितना हो जाएगा यहाँ पे? 7 2 जुड़ जाएगा 9। इसको मत जुड़ाइए, तो कड़ी वाला चीज़ है ना, कि 2 7 दोनों करके 2 घटा दें, क्योंकि यहाँ पे कड़ी 14, इसमें कड़ी 14 नहीं है। तो 9 माइनस के 2 कड़ी में छोड़ लेंगे। तो ये चीज़ें आसान थी, बस प्लस करेगा तो प्लस करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस कर लेंगे। अब इसको मिटाने के बाद हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर मैं तुमसे यहाँ पे कह देता हूँ कि 3 कड़ी में 3 प्लस के अगर तुम्हारा ये है तुम्हारा 2, ठीक है, इसी का होल स्क्वायर आप p बटा क्यू के अगर होल स्क्वायर के बराबर है, तब क्या करेंगे? इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करिए, ठीक है ना। हमें बस उस संख्या को रोकना है जो कड़ी में है। तो अब ध्यान दीजिएगा, कड़ी में 3 ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो 2a का मान कड़ी में 3, b का मान कितना है? 2, a से हम कर लेंगे p स्क्वायर और k स्क्वायर।
तो कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो 3 प्लस के 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी कितना निकल जाएगा 4, कड़ी में 3 पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर। ध्यान से स्क्वायर जब भी खोलेंगे तो पी बटा क्यू गुणे पी बटा क्यू करेंगे तो पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर होगा यहाँ पे। अब ये 4 3 कितना हो जाएगा 7, और 7 प्लस के 4 रूट 3 इजिकल टू पी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें उस नंबर को रोकना है अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या क्या है 3 है, सो दैट यहाँ पे इसको रोकना है हमें। ये प्लस का 7 उधर क्या हो जाएगा माइनस का 7, तो 4 कड़ी में 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर माइनस के 7। अब हल कर लीजिए, इसे नॉर्मल सिखाया हूँ ना कैसे हल करना है, अरे समीकरण तरह हल करना है इसे। 4 कड़ी में 3 इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस के 7 क्यू स्क्वायर अपान के क्यू स्क्वायर। अब बताओ किसको हटाओगे, कड़ी 3 को रोकना है, तो एक गुणा में है 4 इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो कड़ी 3 बराबर पी स्क्वायर माइनस के 7 क्यू स्क्वायर बटा के क्यू स्क्वायर बटा के 4। सिंपल सी चीज़ है ना। अब इसका गुणा करा लेंगे तो कितना हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस के 7 क्यू स्क्वायर बटा के 4 क्यू स्क्वायर, यानी रूट ओवर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस के 7 क्यू स्क्वायर अपान के 4 क्यू स्क्वायर। चीज़ें टिप्स पे मैं यहाँ डिस्क पे आ गया हूँ, समझ को आना चाहिए। अगर यहीं पे अगर आपका माइनस दे दिया जाए तो सिंपल सी चीज़ है, यहीं पे माइनस करके यहाँ पे बस -4 लगा देते हैं, कैलकुलेशन का पार्ट था। अब मैं आपको वो चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ जो आप इस चीज़ को सीखना चाह रहे हैं, जो आपके बोर्ड में आने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहली बात एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा यहाँ पे कि मैंने कह दिया कि 3 कड़ी में 3 सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि 3 कड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि 3 एक परिमेय और एक संख्या अपरिमेय है, दोनों गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। लेकिन अब इस बात को सिद्ध करना है, 3 कड़ी 3 सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्या है, तो कैसे सिद्ध करेंगे अपरिमेय संख्या है, तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात इस बात का आपको विरोध करना पड़ेगा कि 3 कड़ी 3 अगर एक अपरिमेय संख्या है तो आप पहले इसका विरोध करेंगे कि हाँ ये अपरिमेय है। तो पहले मानेंगे कि 3 कड़ी 3 माना, ऐसा बात मानेंगे आप, माना 3 कड़ी 3 एक परिमेय संख्या है। अगर कोई चीज़ परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना, तो हम किसके बराबर से मानेंगे, ध्यान से समझिएगा। 3 कड़ी 3 अगर परिमेय संख्या है तो 3 कड़ी 3 को हम मान देंगे पी बटा क्यू के बराबर। और परिमेय संख्या के शर्त लिखना आप भूलेंगे नहीं, जहां पी क्यू पूर्णांक हूं, ठीक है, पूर्णांक हो और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, एक कंडीशन हो गया। बस आप कुछ नहीं, आप उस नंबर को रोकेंगे जो अपरिमेय संख्या है, और जो संख्या परिमेय है उसको परिमेय की तरफ भेज देंगे। मतलब जैसे सवाल हम हल कर रहे थे ना, परिमेय के भेजना वही तरफ करना है। तो पी में 3 इज इक्वल टू पी बटा के क्यू बटा के 3 कर लेंगे, नीचे इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कड़ी में 3 बराबर आ जाएगा पी बटा के 3 क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब बस हमारा आंसर हो चुका है। ये पेपर में 3 नंबर का था, तो 1.5 नंबर का काम तो कर लिए, बाकी 1.5 नंबर का काम अभी आपको लिखना पड़ेगा। अतः एक चीज यहाँ समझिएगा, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है, परिमेय संख्या है, और ये क्या है अपरिमेय। तो दोनों में विवाद होगा कि नहीं, विवाद का मतलब होता है विरोध, और विरोध का हमें ये बात आभास हुआ है तो हम लिखेंगे विरोधाभास। अतः P बटा 3 क्यों, हमेशा ये लाइन जो भी इधर आएगा ये वर्ड यहाँ पे लिखेंगे और ये वर्ड बाद में लिखेंगे जहाँ पे लिखना होगा, चीजें सब वही रहेंगी। अतः P बटा 3 क्यों एक परिमेय संख्या है, किंतु कड़ी में 3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या है तो इस विरोधाभास के कारण 3 कड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हुई, एक अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूव। क्लियरली, तो आप आराम से इस चीज को लिख लेंगे, बस यही चीज में करना था। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करवाते हैं। अब लगभग आपका चैप्टर खत्म हो गया, 80%, 20% बचा है तो बता देंगे 10 मिनट 15 मिनट में। तो ये चीजें हैं। अब चलिए चीजें सब वही लिखी जाती है यहाँ पे, बस यहाँ पे आपका नंबर चेंज किया जाएगा, सब चीजें वही रहेगा। चलिए क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, बाकी कुछ लाइनें वही रहेंगी। कि मान लीजिए 3 प्लस के कड़ी में 2 आ गया, ठीक है ना, और कह रहा है सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्या है। अच्छा, जो मैंने पहला प्रश्न करवाया ये हर बार बोर्ड में पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने इसे करवा दिया। तो वही करेंगे, 3 प्लस 2 कड़ी 2 सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्या है, तो पहले मान लेंगे, माना 3 प्लस कड़ी 2 एक परिमेय संख्या है, तो 3 प्लस कड़ी 2 किसके बराबर होगा, पी बटा क्यू के बराबर होगा। तो ये परिमेय संख्या है ना, तो परिमेय संख्या वाली चीज को परिमेय संख्या तरफ भेज दो। तो कड़ी 2 प्लस का तो प्लस लिखेंगे यहाँ पे, तो प्लस आगे पता कि नहीं लिखते हैं, तो पी बटा के क्यू माइनस का 3, इसको कैलकुलेट कर लो, क्योंकि परिमेय संख्या 3 है तो 3 को परिमेय संख्या तरफ भेज देंगे।
तो कड़ी 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, p माइनस का 3q बटा के q आ जाएगा। अब बस वही लाइन लिखेंगे, अतः p माइनस 3q बटा q एक परमेय संख्या है, कड़ी में 2 एक अपरमेय संख्या है। इस विरोधाभास के कारण यहाँ लिखेंगे अतः p माइनस 3q बटा q एक अपरमेय संख्या है, किंतु कड़ी में 2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। इस विरोधाभास के कारण, इस विरोधाभास के कारण 3 प्लस कड़ी 2 एक अपरमेय संख्या सिद्ध हो गई। चलिए तो क्वेश्चन और करवा देते हैं। तो मतलब ये ऐसे ही सब लिखना है और ये इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के दृष्टिकोण से, और इसमें मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये प्रश्न आएंगे आपके, आएंगे। ठीक है, अब मैं ये बात करूंगा कि बताइए कि कड़ी में 5 माइनस के साथ सिद्ध करें कि अपरमेय संख्या है, सिद्ध करें कि अपरमेय है। अगले क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सिद्ध करें कि अपरमेय है। तो वही करेंगे, माना सॉल्व करिएगा इसे, माना कड़ी 5 माइनस 7 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अगर ये परमेय है तो कड़ी 5 माइनस 7 किसके बराबर होगा, p बटा q के बराबर होगा। जहाँ वही लाइन लिखेंगे जो लिखे थे पहले ही। इसके बाद 7 को परमेय की तरफ भेजेंगे तो कड़ी 5 बराबर p बटा के q प्लस के 7 होगा। ठीक है, तो 7 क्यों हो जाएगा, तो कड़ी 5 बराबर p प्लस 7 क्यों बटा के q। लाइन क्या लिखेंगे, अतः p प्लस 7 क्यों बटा q एक परमेय संख्या है, कड़ी में 5 एक अपरमेय संख्या है। तो इस विरोधाभास के कारण, इस लाइन को भूलना मत, तो इस विरोधाभास के कारण कड़ी 5 माइनस 7 एक अपरमेय संख्या है, इति सिद्धम। इसके बाद मैं कुछ बात और बता दे रहा हूं, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिएगा, कुछ लाइन और है। तो आधारभूत अंकगणितीय परमेय संख्या इस प्रकार सिद्ध होती है। एक क्वेश्चन और लास्ट करवा देता हूँ, कड़ी 5, लास्ट में 2-4 क्वेश्चन करवा देता हूँ। कड़ी 2 सिद्ध करें कि अपरमेय है, कि अपरमेय संख्या है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इस टाइप का सवाल कैसे सिद्ध करेंगे कि पहले करेंगे, माना कड़ी 5 प्लस कड़ी 2 एक परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो किसके बराबर होगा, कड़ी 5 प्लस कड़ी 2 p बटा q के कंडीशन ले दोगे, जहां p q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर एक बात ध्यान दीजिएगा, जब एक नंबर कड़ी में होते हैं या फिर दोनों गिनती कड़ी में होते हैं तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इस लाइन को भूलना मत। एक नंबर कड़ी में हो, सिर्फ कड़ी 5 हो, जो कि मैं कल बताने वाला हूँ इस चीज़ को, या फिर 2 नंबर कड़ी में हो, या तो जोड़ में हो चाहे अंतर में हो, वो तो सूत्र से कर ही दिया जाएगा। दोनों गिनती कड़ी में होंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा कि कड़ी 5 प्लस कड़ी 2 का होल स्क्वायर p बटा q का होल स्क्वायर। नॉर्मली सवाल भी करवाते हैं, कैसे होल स्क्वायर बोलेंगे, तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab और a इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर अपन q स्क्वायर के। ठीक है, अब इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे तो हो जाएगा 5 प्लस के 2 प्लस के 2, 5 दूनी कितना हो जाएगा, कड़ी में 10 p स्क्वायर बटा के q स्क्वायर, 5 2 7 हो जाएगा, 7 प्लस 2 कड़ी में 10 बराबर पी स्क्वायर अपन की स्क्वायर। कुछ नहीं करना, सारे सवाल जो पीछे इस तरीके से कर रहे थे ना वो सब करना है। प्लस का 7 है, कड़ी 10 को रोकना है, तो 2 कड़ी में 10 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर माइनस का 7। अब देखो 2 कड़ी में 10 प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस के 7 क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब ये गुणा में 2 इधर क्या हो जाएगा, भाग में, तो कड़ी में 10 बराबर पी स्क्वायर माइनस के 7 क्यू स्क्वायर बाई के 2 क्यू स्क्वायर, भाई गुणा चल जाएगा यहाँ पे। तो फिर वही लाइन लिखेंगे, अतः पी स्क्वायर माइनस 7 क्यू स्क्वायर बटा 2 क्यू स्क्वायर एक परमेय संख्या है, लेकिन कड़ी में 10 एक अपरमेय संख्या है, तो एक परमेय और एक अपरमेय हो गया। तो इस विरोधाभास के कारण कड़ी 5 प्लस कड़ी 2 एक अपरमेय संख्या, पूरी लाइन सेम टू सेम वही छपी हुई है। तो आप इस टाइप, अगर ये माइनस रहेगा तो यही सूत्र में बस माइनस ही लग जाता है, सारी चीजें सेम टू सेम की जाती है, बस ये नंबर आपको माइनस उतर जाएगा। तो इस प्रकार से आपने अपरमेय संख्याएं सीधे कर लिया है। तो अब लास्ट हेडिंग बच गया शांत और अशांत आवर्ती। इसको बताने के बाद आपका इनवन शार्ट पूरी खत्म हो गया, सब चीजें बस एक्सरसाइज करवाना रह जाएगा, जो कि हम 10 मिनट खत्म करा देंगे सब कुछ। तो यहाँ तक अगर क्लियर अगर हो गया, आप अपरमेय संख्याओं का सिद्ध करना जान गए हैं, तो एक क्वेश्चन और इस पर करवा ही देते हैं, एक क्वेश्चन और करवाते, हाथ लगे क्वेश्चन और प्यारा वाला, ठीक है ना, कि सिद्ध करें कि 1/√7 एक अपरमेय संख्या है। बहुत मस्त सवाल है,
एक अपरिमेय है। तो पहली बात तो क्या करेंगे, माना वन, सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे इसे, तो माना 1/√7 एक परिमेय संख्या है। अब हमेशा एक काम करेंगे, मानने वाला संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या तो किसके बराबर होगा, तो कहेंगे सर P/Q की कंडीशन वही रहेगी कि जहाँ P/Q पूर्णांक हो, Q का मान शून्य ना हो। बस इसको उलट दीजिए, क्योंकि हमें कड़ी 7 का तो मान निकालना है, तो ये भी उलट जाएगा। तो कड़ी 7 ऊपर 1 नीचे, 1 का मतलब नीचे होगा नहीं, तो Q ऊपर P नीचे, तो बस वही क्या लिखेंगे, अतः Q/P एक परिमेय संख्या है, लेकिन कड़ी 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस विरोधाभास के कारण 1/कड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या, सारी चीजें वही थी। तो आप इस टाइप को कर लेंगे। तो इसके बाद, ठीक है ना, इसके बाद चलिए इसको मिटा देते हैं, आप कर लेंगे इसको, डस्टर वाला चलिए ठीक है ना, यहाँ पे बस ये कपड़ा नहीं था दोस्तों, तो इसको लेना पड़ा मिटाने के लिए। चलिए अब, हाँ, अब इसको हम खत्म करते हैं। हमारे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना आप लोग जान गए हैं। अब हम सिखाते हैं आपको, बस लास्ट हेडिंग हमारा क्या, और पूरी आपकी लगभग कंसेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है ना। आप पूरे बिग बुक को सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, कल किताब ही लगवाया जाएगा आपका। तो अब ध्यान दीजिए कि आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है ना, एक परिमेय संख्या शांत आवर्ती की अशांत आवर्ती, शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती, शांत आवर्ती और अशांत। और ये पेपर यहाँ से प्रश्न एक आएगा, और कौन सा प्रश्न आएगा मैं आपको ये सीधे बता दूंगा। एनी टॉपिक से, एक नई टॉपिक से टॉपिक हटा दीजिए, क्या दिक्कत है। टॉपिक शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती। तो शांत आवर्ती क्या होगा, ध्यान दीजिए, कोई परिमेय संख्या होता है, तो परिमेय संख्या दो तरह में होती है। यहाँ पे पहली बात है, एक परिमेय संख्या होता है शांत आवर्ती, ठीक है, और एक होता है अशांत आवर्ती। दो चीजें होती हैं, शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती, ठीक है ना। और परिमेय संख्या का फॉर्म क्या होता है, P/Q। अगर P/Q के हर के गुणनखंड में, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि परिमेय संख्या का ही शांत आवर्ती या अशांत आवर्ती होता है। अगर हर के गुणनखंड में 2 आए, अब 2 कितनी भी बार हो गुणा के रूप में, कितनी भी बार हो, 2 के पावर m, और 5 कितनी भी बार हो, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 और 5 कितनी भी बार हो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ठीक है ना, तो उसे हम कहेंगे शांत आवर्ती। तो शांत आवर्ती वह होता है जिसके हर गुणनखंड में 2 के पावर m और 5 के पावर n नंबर आए, तो उसे हम कहते हैं शांत आवर्ती। और अशांत आवर्ती में क्या होगा कि P/Q, तो ध्यान दें 2 के पावर m आएगा, 5 के पावर n, लेकिन इसके अलावा अगर 3 भी आ जाए, 7 भी आ जाए, मतलब अन्य अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा अन्य अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, तो अशांत आवर्ती आएंगे। ध्यान देना, हर गुणनखंड में कह रहा हूँ। लेकिन आने बाद आपको एक चीज और ध्यान देना, क्या नंबर ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, इसको काफी ध्यान देना। अगर नंबर कट गए तो फिर वो शांत हो जाएगा, जैसे 3 7 से कोई नंबर ऊपर कट गया तो बच गए दोनों, तो शांत कर ही देंगे। ये चीज अगर आ गया तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं, सीधी सीधी। तो मैंने कह दिया कि बताइए 16/के, ठीक है ना, 100। तो अच्छे की बात बताता हूँ, 1 के बाद जितने भी नंबर होंगे, जीरो, जितने भी जीरो होंगे वो शांत पहले करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस गुणनखंड में केवल 2 और 5 आएंगे। गुणनखंड कर लेना, सिर्फ 2 और 5 आएंगे। देखो बता दें, 25 चौका 100, 2 गुणे 2 अब 5 गुणे 5 आएगा गुणनखंड। तो केवल इसको अगर मैं 2 और 5 के फॉर्म में लिखूँ, पावर ग्रुप में, 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है। मैं यम का मान पूछूं तो 2, यन के मान पूछूं तो भी 2 है। तो ये हमारा हो गया शांत आवर्ती। अब मैं तुमसे कह दूं कि बताइए 7/2 की पावर 7 और 5 की पावर 3, बताइए शांत आवर्ती क्या अशांत आवर्ती, तो कहेंगे सर शांत आवर्ती है, क्योंकि 2 के कितनी बार है, 7 बार गुणा के रूप में, और 5 कितनी बार है, 7 बार, तो शांत आवर्ती है। तो मैं तुमसे पूछ दूं, ये बता कि 7/1600 ये शांत आवर्ती का शांत आवर्ती है, 17 बन लेती है, तो कहेंगे सर 17/1600 है, तो 1600 को मैं 16 गुणे 100 लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये क्या है, 16 है, तो 16 को क्या, जो देखो 1 के बाद जितने भी जीरो होंगे सब शांत कर देते हैं। 16 क्या, 2 की पावर 4 गुणे 10 है, तुम्हारे 100 है। तो ये तो क्या हो गया, शांत आवर्ती। इसके गुणनखंड में केवल सिर्फ 2 आएंगे, यानी 2 के पावर अगर हम करें तो 2 के पावर 6 आ जाएगा, और 5 के पावर 2 आ जाएगा, तो ये शांत आवर्ती होते हैं। अब इसके बाद मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि एक शांत आवर्ती का दशमलव रूप कैसे बदलते हैं। देखिए आसान, अच्छा मैं पूछ दूं, बताओ ये वाला 17/12 ये शांत है क्या अशांत, गुणनखंड कर लेंगे, 17/12 गुणनखंड, 2 दूनी 4 तिया 12। हालांकि 2 आया ठीक था, बट 3 नहीं आना चाहिए था, 5 आ जाएगा तो अच्छी बात है, तब ये शांत हो जाएगा। तो ये अशांत आवर्ती है,
ठीक है ना। अशांत आवर्ती, शांत आवर्ती का मीनिंग समझोगे बढ़िया से तो शांत आवर्ती का मतलब इसमें हम भाग करेंगे तो नंबर पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन अशांत आवर्ती में भाग करेंगे तो नंबर कभी खत्म होगा ही नहीं, अनंत तक जाएगा लेकिन नंबर कटेगा नहीं। ये होता है अशांत आवर्ती, शांत वाला कट जाता है। तो डायरेक्ट हम कैसे पता करेंगे, तो गुणनखंड करके हम पता कर सकते हैं शांत और अशांत का। अब बस तुम्हारी लास्ट पॉइंट है, लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, इस पे करवाएंगे बस, इसके बाद फिर तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया, फिर सिलेबस ही करवाया जाएगा आपका। यहाँ पे क्वेश्चन है कि देखिए 12/3 है यहाँ पे, अब बटा के 125 को बिना भाग किए दशमलव स्थान तक हल करें, या कितने स्थान बाद दशमलव लगेगा, यानी बिना भाग किए इसे भाग कर देना है हमें। तो कैसे करेंगे इस सवालों को। सबसे पहली बात 1 2 3 123 है, और 125 गुणनखंड जब करेंगे तो 3 बार 5 आ जाएगा, और आपकी एक कोशिश होनी चाहिए कि ये तीनों 5 शून्य के रूप में परिवर्तित हो, क्योंकि अब शून्य वाला भाग आराम से जानते हैं। तो कितने 5 है, 3 5 है। आपको कितनी जरूरत है 2 की, 3 जो 2 है। अगर 3 2 का नीचे गुणा कर लेंगे और 3 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो मान में कोई बदलाव है क्या, तीनों 2 कट जाएंगे इधर से, सो दैट वही चीज़ है अभी। तो 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, तो 123 गुणे 8 हो जाएगा। अब हटा के तीनों 10 मिलकर 1000 बना देंगे, अरे 10 गुणे 10 गुणे 10 1000 हो जाएगा। अब इसका झट से गुणा कर लीजिए, देखिए मैं भाग नहीं कर रहा हूँ, बस गुणा ही तो कर रहा हूँ। 8 3 24 को 4, 12 बाटे 96, 96 तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 98, 98 बटा के 1000। अब 984 लिख देंगे, दशमलव कितने स्थान पे, 1 2 3 स्थान, 1 2 3 स्थान, यहाँ लगा देंगे 0, भाग हो चुका है। तो ऐसे प्रश्न आपके पेपर में फिक्स है, लिख लो, ये प्रश्न आने वाले इस टाइप क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और देखिए, बोर्ड में यह प्रश्न आया हुआ है इस टाइप का, ठीक है ना। तो इस चीज़ को करवा रहे हैं आपका हम, और इसके बाद फिर मिलेंगे कल, साइंस की क्लास रहेगी कल। अब ध्यान दें, क्वेश्चन है कि आपका मान लीजिए ए आया 137 बटे के 1225 है, क्वेश्चन आया हुआ है बढ़िया से। तो सबसे पहली बात हम 1225 से गुणनखंड करेंगे, 1225 नहीं शायद, गुणनखंड करिए 1225 कितना होगा, तो 1225 जब करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 12, 2 12 तो मतलब 5 चौके 20, 5 पच्चे 35, ठीक है, 5 चौके 20, 5 9 45। ये नहीं ध्यान दीजिएगा, ये अशांत आवर्ती है। पहली बात, ये कौन सा आवर्ती है, अशांत आवर्ती, और अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार नहीं होता है, दशमलव प्रसार नहीं कर पाएंगे, मतलब पूरा फिक्स से कट नहीं पाएंगे। जब भी हम दशमलव स्थान लगाएंगे बिना भाग किए तब लगाएंगे जब ये शांत होगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये 625 कर ले रहा हूँ यहाँ पे, 625। तो पहले 137 बटा के 6, अब इसको करिए, हमें देखिए बिना भाग के दशमलव स्थान लगाना है, या फिर अच्छा ये बताइए गुणनखंड ये होगा, बताइए ये कितने स्थान बाद दशमलव लगेगा। कहेंगे सर 5 ठो 4 ठो 5 है तो 4 स्थान बाद लगेगा, ऑब्वियस ही बात है, 4 2 से गुणा करेंगे तो 4 जीरो होगा, तो गिनने के जो भी नंबर ऊपर आए, लेकिन 4 जीरो के हिसाब से दशमलव लगा, तो के हिसाब से बाकी हम कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट का प्रश्न आ जाए कितने स्थान लगेगा, तो टोटल 5 दिए, जितने पे उतने स्थान पे जीरो लगेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000, ऐसा करेंगे 16, और 16 का गुणा कर इसमें, 16 7 112 को 2 हासिल लग गया कितना 11, 16 यहाँ 48, 48 से 49, 49 10 59 को 9 हासिल लग गया कितना हमारा 5, 16 1 16, 16 5 21 हो जाएगा। अब हटा के 10,000 लग जाएगा यहाँ पे, तो 2192 दशमलव यहाँ पे लग जाएगा 4 स्थान बाद। क्लियर, एक क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ देगा कि बता दीजिए 237 बटा के 1600 दशमलव स्थान कितना बार लगेगा, तो आप गुणनखंड करके बैठेंगे तो सवाल बहुत लेंदी भाग जाएगा और आप कर नहीं पाएंगे, कैलकुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा। 237, तो इस तरह के सवाल अगर जीरो वाले हैं, अगर 3 जीरो 4 जीरो है तो उसमें गुणनखंड ना करिए, 16 गुणे शून्य करिए, क्योंकि हमें शून्य तो बनाना है, ये कोशिश बनी रहती है हमारी। तो बस 16 गुणनखंड करिए, 16 के 4 2 होगा तो 2 3 7 बटा के 16 का कर लेंगे तो 4 2 होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 100, तो कितने 2 4 2, तो इसे 10 बनाने के लिए कितने 4 5 चाहिए, क्योंकि 10 2 में गुणा करेंगे 5 का तभी बनेगा ना, अगर 2 आएगा तो 5 गुणा करेंगे, 5 आएगा तो 2 का, कितना 2 चाहिए 5 की घात 4, मतलब 5 चाहिए, यहाँ चाहिए 5 की घात 4, अर्थात 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी बन जाएगा 4 ठे 10 बन जाएगा, और 2 जीरो पहले से है तो मतलब 10 लाख बन जाएगा। 5 का कितना होगा 625 हो जाएगा ना, और 2 3 7 गुणे 625 बटा के
10 लाख। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे, जो भी नंबर आएगा यहाँ पे, तो कितने स्थान बाद ये दशमलव लगा देंगे, जो भी गुणा करने पे आएगा नंबर, है ना, लिख दीजिएगा। और कितने स्थान बाद, 2 2 4 2 6 6 स्थान बाद आप दशमलव गिन के लगा दीजिएगा। तो चलिए, आज मैंने पूरा पूरा का पूरा आपका एक वीडियो में ही एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल मैं आपका किताब लगाऊंगा, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से लगा होगा तो आप जल्दी शेयर करिएगा। किसी नए वीडियो के साथ।